हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ होकर अपना विशेष ख्याल रखते हुए अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए फंड के बारे में जिसे आरबीआई ने क्रिएट किया है और उस फंड का नाम है PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। पिछले अगर एग्जाम्स को देखा जाए तो इस फंड से रिलेटेड सवाल आए हैं, तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं PIDF के बारे में, जिसको बोलते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने एक फंड क्रिएट किया है जिसका नाम रखा गया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में एक डिजिटल क्रांति चल रही है, कैशलेस इकोनॉमी को जोर दिया जा रहा है और फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंकिंग की सेवाएं विस्तारित की जा रही हैं। तो उसी कड़ी में डिजिटल इकोनॉमी को, कैशलेस इकोनॉमी को विशेष बल देने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए एक फंड की जो स्थापना की गई है उसको बोलते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्योंकि जब कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल लेन देन की बात करते हैं, तो बड़े शहरों में, अर्बन एरिया में या मेट्रो एरिया में डिजिटल पेमेंट से तो काफ़ी लेन देन हो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जनसंख्या भारत की रहती है वो रूरल और सेमी अर्बन में, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल की स्थापना करने के लिए या ऐसे सुविधाएं विकास करने के लिए जहाँ से डिजिटल जो इकोनॉमी है, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, उसको बढ़ावा मिल पाए, उसके लिए इस फंड की स्थापना की गई है जिसे बोलते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो आरबीआई हैज़ क्रिएटेड ए फंड नेमली एज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको शार्ट में PIDF कहते हैं। तो जून 2020 में ये अनाउंसमेंट किया गया था और जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई है, जिसको बोलते हैं PIDF। और आइए जानते हैं इसके उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वो कैशलेस तरीके से जो लेन देन को स्वीकार कर पाएँ, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को जो है वो स्वीकार करें, कैश के लेन देन को जो है निरुत्साहित करने के लिए, उसको कमी लाने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल की स्थापना करने के लिए, जो मर्चेंट है उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ये मुख्य उद्देश्य जो है इसका है टू इनकरेज एक्वायरर टू डिप्लॉय पॉइंट्स ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से जो मर्चेंट हैं वो रूरल और सेमी अर्बन में जो रहते हैं, उनमें अभी भी पॉइंट ऑफ सेल जो है उनको सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए, उसको सुचारू रूप से संचालन करने का जो उद्देश्य रखा गया है वो इस फंड का मुख्य उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ मर्चेंट हैं जहां पर वो ऑनलाइन पेमेंट सुविधा एक्सेप्ट करें, उनमें बढ़ोतरी करने के लिए, तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस डिवाइसेस मल्टीफोल्ड इन द कंट्री। भारत के विभिन्न जगहों में बहुत ही सुविधाजनक तरीके से डिजिटल पेमेंट डिवाइस को डिप्लॉय करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए और साथ ही साथ उन मर्चेंट को प्रोत्साहित करने के लिए जो ज़रूरत कदम उठाने होंगे, वो इसका उद्देश्य है। तो हम कह सकते हैं कि जो PIDF का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो पॉइंट ऑफ सेल्स को अधिक से अधिक जगह स्थापित किया जाए और लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मर्चेंट को जो है सुविधा प्रदान करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उन्हें ज़रूरी चीज़ें मुहैया करना होता है, उसके लिए जो संसाधन की ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करना, उसको प्रदान करने की जिम्मेदारी जो है इस फंड के माध्यम से होगी। तो इस स्कीम से जो फ़ायदा होने वाला है, जो एक्वायरिंग बैंक है, कहने का तात्पर्य है जिस बैंक के माध्यम से वो मशीन्स इशू होते हैं, उसके और मर्चेंट को जो कास्ट होता है, तो उसकी जो लागत होती है, उस लागत में ये PIDF स्कीम के तहत उसमें जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसमें सब्सिडी दी जाएगी, उसमें सहयोग किया जाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा डेवलप करना है, चाहे वो एक्वायरिंग बैंक हो, इशूइंग बैंक हो, उनके द्वारा जो मशीन्स इशू किए जाते हैं और जो मशीन जो है मर्चेंट के शॉप में डिप्लॉय किए जाएंगे, तो उसमें जो लागत आती है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आता है, उसमें जो है सब्सिडी प्रदान करना, इस योजना से जो है फायदा मिलेगा। तो द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द एक्वायरिंग बैंक्स, नॉन बैंक्स एंड मर्चेंट बाय द लोअरिंग ओवरऑल एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगा उसमें जो इस स्कीम के तहत उनको जो है सहयोग राशि प्रदान की जाएगी और ये जो सुविधा है वो दी जाएगी टायर 3 टू टायर 6 जो केंद्र हैं जहां पर लोग रहते हैं, टायर 3 टू टायर 6, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं
वहाँ पर रहने वाले मर्चेंट को जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो लागत आएगी उनमें सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि टायर 3 और टायर 6 जो सेंटर हैं वो किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो एरिया का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो अगर पॉपुलेशन के आधार पर देखें तो टायर 1 ऐसे एरिया को बोलते हैं जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं टायर 1। और टायर 2 ऐसे होते हैं जहां पर 50,000 से ज़्यादा हो और 99,999 तक हो, मतलब 50,000 से ज़्यादा हो और 1 लाख से कम हो तो उनको टायर 2 बोलते हैं। और टायर 3 जो कैटेगरी होते हैं, टायर 3 कैटेगरी वो होते हैं जहां पर 20,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो और 49,999 हो, उनको टायर 3 बोलते हैं। और टायर 4 बोलते हैं जिनमें 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो और 19,999 तक हो, उनको बोलते हैं टायर 4। और टायर 5 बोलते हैं जहां पर 5,000 से ज़्यादा हो और 9,999 तक की जनसंख्या हो, उनको टायर 4 बोलते हैं। और टायर 6 बोलते हैं जहां की जनसंख्या 5,000 से कम हो। तो यहां पर पॉपुलेशन के आधार पर जो एरिया क्लासिफिकेशन की गई है, तो जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम का जो लाभ है वो उस एरिया को मिल पाएगा जो टायर 3 टू टायर 6 कैटेगरी के जो सेंटर हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं वो स्टेट्स हैं, उनको जो ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये देखे होंगे आप, जो ये पॉपुलेशन वाला देख लेंगे तो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन के ज़्यादातर इलाकों को इसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या भारत की बसती है। तो ऐसे इलाकों में, ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, उनमें अगर सब्सिडी दी जाए तो काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा इस कैशलेस इकोनॉमी को और ऑनलाइन पेमेंट मोड को, ताकि ऐसे डिवाइसेस की स्थापना की जाए और जिससे कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन में उनमें बढ़ोतरी की जा सके। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टायर 3 टू टायर 6 के जो सेंटर हैं, मतलब 50,000 से कम जनसंख्या वाले जो इलाके हैं वहाँ पर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर यह सुविधा जो है PIDF स्कीम के तहत दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कि इसका जो इनिशियल कॉर्पस फंड कितना रखा गया है। तो RBI ने इसकी स्थापना के लिए जो इनिशियल कॉर्पस फंड रखा है वो 500 करोड़ रखा है, जिसमें RBI खुद जो है 250 करोड़ जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो इनिशियल फंड पर PIDF इज 500 करोड़, RBI विल कंट्रीब्यूट ₹250 करोड़। तो जो 500 करोड़ का जो कॉर्पस इनिशियल कॉर्पस रखा है उसमें 250 करोड़ जो है RBI जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। और 250 करोड़ के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा उस फंड के लिए वो होगा जो कार्ड इशूइंग बैंक होंगे, जो कार्ड इशू करते हैं अपने ग्राहकों को वो, और जो कार्ड नेटवर्क्स हैं जैसे कि वीसा है, मास्ट्रो है और रुपे कार्ड है इंडिया के अगर बात करें तो ये कार्ड इशूइंग नेटवर्क हैं, उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत जो भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी लागत के लिए, तो उनमें कंट्रीब्यूशन जो है 250 करोड़ तो RBI का होगा और जो 250 करोड़ जो रेस्ट बचेगा वो कार्ड इशूइंग बैंक के माध्यम से और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से जो है उसको इकट्ठा किया जाएगा। सो द रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन विल बी फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक एंड कार्ड नेटवर्क्स ऑपरेटिंग इन द कंट्री। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क्स के माध्यम से जो है कलेक्ट किया जाएगा। ये तो इनिशियल फंड की बात हुई। अब होता है जो रेगुलर बेस पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे उनका जो है किस तरह से फंड कलेक्ट किया जाएगा। तो जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है उसको भी जो कलेक्ट किया जाएगा वो कार्ड इशूइंग बैंक के माध्यम से और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। तो द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विल also रिसीव द रिकरिंग कंट्रीब्यूशन टू कवर द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम कार्ड इशूइंग बैंक एंड कार्ड नेटवर्क। तो जो प्राथमिक तौर से जो लागत है उसके लिए तो 250 करोड़ जो रिजर्व बैंक दे देगा, बाकी जो है कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ साल दर साल जब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, वो सुविधाएं जो है लागू करने के लिए जो जरूरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसका जो रिकरिंग इनकम होगा उनके टर्नओवर के बेस पर वो कार्ड इशूइंग बैंक के माध्यम से और जो है कार्ड नेटवर्क्स के माध्यम से जो है कलेक्ट किया जाएगा। और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है और कलेक्शन कम होता है, तो वो शॉर्टफॉल जो है RBI के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो द रिजर्व बैंक विल also कंट्रीब्यूट द ईयरली शॉर्टफॉल इफ नेसेसरी। अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ रिजर्व बैंक द्वारा उसको दिया जाएगा। चलिए आइए जानते हैं, इसकी शुरुआत तो 1 जनवरी 2021 से हो गई है।
तो इसके जो वैलिडिटी पीरियड की बात करते हैं, इस जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो वैलिडिटी पीरियड कितना है, सो वैलिडिटी पीरियड इज द 3 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो जो इसकी वैलिडिटी है, इस फंड की जो वैधता है 1 जनवरी 2021 से 3 सालों तक होगा, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है अगर जरूरी लगे तो। सो वैलिडिटी पीरियड इज 3 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2021, एक्सटेंडेबल बाई 2 ईयर्स इफ नेसेसरी। तो ये 3 साल के लिए वैलिड होगा और उसको 2 साल बढ़ाया जा सकता है अगर आरबीआई को जरूरी लगे तो। अब आइए जानते हैं इसके टारगेट क्या हैं, किस तरह का लक्ष्य रखा गया है, क्या मिशन है, इस फंड को स्थापित करने के पीछे का जो मिशन है वो क्या रखा गया है, इसको जानते हैं। तो द टारगेट फॉर PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इतने बड़े फंड की स्थापना की गई है, तो उसका लक्ष्य ये है कि भारत में प्रति वर्ष 30 लाख ऐसे डिवाइस या टच पॉइंट जो है ऐसे विकास करना हर साल। तो जो 30 लाख पर ईयर है उनमें 10 लाख जो होगा वो फिजिकल डिवाइस के माध्यम से और 20 लाख जो है वो डिजिटल पेमेंट डिवाइस के माध्यम से ये जो है बढ़ोतरी की जाएगी, इनका ये लक्ष्य है। तो द टारगेट ऑफ PIDF इज इंक्रीजिंग पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बाई एडिंग 30 लाख टच पॉइंट, 30 लाख टच पॉइंट पर ईयर, 10 लाख फिजिकल एंड 20 लाख डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस एवरी ईयर। मतलब इस फंड की स्थापना की गई है ताकि साल भर में 30 लाख से ज़्यादा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर टच पॉइंट को मुहैया कराया जाए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी लागत का जो भी सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाए, और 30 लाख में से 10 लाख जो है फिजिकल और 20 लाख जो है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐड किया जाए हर साल। ये लक्ष्य रखा गया है जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस योजना का। और इस योजना को जो है सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है जिसमें 10 मेंबर होंगे और उसमें डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI होंगे, फिर नाबार्ड के अधिकारी होंगे, NPCI के अधिकारी होंगे, IBA के चेयरमैन होंगे और जो कार्ड इशूइंग नेटवर्क हैं उनके भी जो अधिकारी होंगे। तो ये सब मिला के 10 मेंबर जो है वो काउंसिल के मेंबर होंगे। सो द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड शैल बी गवर्न्ड बाय एक्स ऑफिशियो एडवाइजरी काउंसिल विथ 10 मेंबर्स। और ये जो मैनेज एंड कंट्रोल बाय जो है RBI होगा। द चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल्फ फंक्शन एज ए सेक्रेटरी ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल। तो जो रिजर्व बैंक का जो डिपार्टमेंट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डिपार्टमेंट है, उसके चीफ जनरल मैनेजर जो होंगे इसके सेक्रेटरीट होंगे इस एडवाइजरी काउंसिल के, और उनके द्वारा ये प्रबंधन और इनका जो प्रशासन है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जो चलाया जाएगा। आइए अब जानते हैं जो 30 लाख टच पॉइंट जो है वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको जो है सहयोग दिया जाएगा, तो उनका जो टारगेट किस तरह होगा या उनमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा वो देखेंगे। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेट अक्रॉस सेंटर विल बी एज फॉलोज। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो निम्नानुसार होगा। एरिया वाइज जो है वो टारगेट दिए गए हैं। अगर टायर 3 और टायर 4 सेंटर में स्थापना की जा रही है तो वहां पर 30% शेयर होगा, 30% शेयर होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो 30 लाख डिवाइस हैं वो अलग अलग एरिया में उनके परसेंटेज वाइज उनको डिवाइस जो स्थापित किए जाएंगे। तो टायर 3 और टायर 4 सेंटर में 30% शेयर होगा, टायर 5 और टायर 6 सेंटर में जो है 60% होगा, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है वो 10% होगा। कहने का तात्पर्य है जो 100% जो ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी उसमें 30% जो है टायर 3 टायर 4 जहां पर जो 50,000 से कम और 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी, और सबसे ज़्यादा जो शेयर होगा वो 60% होगा, और वो हो रहा है 60% और टायर 5 और टायर 6 में। 10,000 से कम वाली जो जनसंख्या है उनके लिए ये सुविधा ज़्यादा है 60%। कहने का अर्थ है कि रूरल जगह में, ग्रामीण एरिया में इसकी स्थापना को जो है बल दिया जाएगा और इसका विस्तार किया जाएगा। अब इसमें सेगमेंट की बात करें, अगर मार्केट सेगमेंट और मर्चेंट कैटेगरी को देखें कि किनको ये सुविधाएं दी जाएंगी और उनको जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, उसमें एसेंशियल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, तो ये एसेंशियल सर्विसेज को है, गवर्नमेंट की पेमेंट जहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं, फ्यूल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, PDA सिस्टम है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, वहाँ के जो शॉप्स हैं जो सरकार द्वारा राशन और शासकीय दुकानें जो चलाई जाती हैं वहाँ पर, हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो शॉप्स हैं वहाँ पर, और किराना शॉप। तो ये इस तरह से उनका जो मार्केट सेगमेंट और मर्चेंट कैटेगरी में लक्ष्य रखा गया है ताकि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की योजना का जो लाभ है उनको दिया जा सके।
अब इस योजना के तहत कौन से जो एक्सेप्टेंस होंगे डिवाइसेस के उनके कवर किए जाएंगे, मतलब पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिनको जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसमें होता है सबसे पहले जो फिजिकल पीओएस, जहां पर फिजिकल तरीके से कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं और जो है कार्ड इंसर्ट करके जो उसमें पेमेंट किए जाते हैं वो फिजिकल पीओएस होते हैं। और एक होता है एमपीओएस, मोबाइल पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मोबाइल का, जिसमें मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से वो जुड़े होते हैं और वो मोबाइल पीओएस उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला होता है जीपीआरएस, जिसको जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज बोलते हैं, जो रेडियो टावर के इस्तेमाल करते हुए, सिग्नल्स के यूज़ करते हुए उसमें जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उसमें जो लेन देन किए जाते हैं उसको जीपीआरएस सिस्टम बोलते हैं, जहां पर उस हैंड होल्डिंग मशीन्स को जीपीआरएस के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है और उसमें पेमेंट की सुविधा होती है। और अगला जो होता है वो पीएसटीएन का मतलब होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से जो पेमेंट्स होते हैं, जिसमें जो लीज लाइन के माध्यम से, जो केबल कनेक्शन के माध्यम से इन डिवाइस में पेमेंट किए जाते हैं, वो होते हैं पीएसटीएन के माध्यम से जो डिवाइस जो एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट उनके लिए। और एक होता है क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम, जो क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम होते हैं, जहां पर क्यूआर को स्कैन किया जाता है और पेमेंट जो है उस मर्चेंट के अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये पेमेंट सिस्टम को जो है इस योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस डिवाइस है जिसमें कवर किया जाएगा और इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो सुविधा है उनको जो है दिया जाएगा। अब अगर बात करते हैं जो असली मुद्दा है कि इसमें बेनिफिट क्या होगा, इस फंड की स्थापना, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसका उपयोग सब्सिडी देने में किया जाएगा। और सब्सिडी जो है वो मर्चेंट उनको जो मशीन्स प्रोवाइड करते हैं उसमें जो लागत आती है उसके जो परसेंटेज वाइज उनको सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी फॉर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस डिवाइसेस, इनमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी कि अगर फिजिकल पीओएस है, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल है, तो वहां पर जो कॉस्ट होगा, उसकी जो लागत होगी, उसका 30% टू 50% डिफरेंट इलाके में उसको जो है सब्सिडी दी जाएगी। और अगर डिजिटल पीओएस है तो 50% टू 75% जो है सब्सिडी दी जाएगी। तो दो तरह की सब्सिडी है यहाँ पर। अगर वो फिजिकल पीओएस है, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल है, तो वहाँ पर 30% टू 50% अलग अलग एरिया के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। और अगर डिजिटल पीओएस है तो वहाँ पर 50% टू 75% जो है सब्सिडी दी जाएगी। अब जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं इनिशियल कॉर्पस का, इनिशियल कॉर्पस जो पूरा जो होगा वो 500 करोड़ का होगा, जिसमें 250 करोड़ जो है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाएगा। तो इनिशियल कॉर्पस फॉर कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइसेस जो है 500 करोड़ है। आरबीआई सेल कंट्रीब्यूट 250 करोड़, कॉर्पस में आरबीआई 250 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा। और जो कार्ड नेटवर्क्स हैं, जो एथराइज कार्ड नेटवर्क्स हैं, वो 100 करोड़ कंट्रीब्यूट करेंगे। द एथराइज कार्ड नेटवर्क सेल कंट्रीब्यूट इन 100 करोड़। और बाकी जो हिस्सा है वो कार्ड इशुइंग बैंक द्वारा जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा। द कार्ड इशुइंग बैंक सेल कंट्रीब्यूट। तो जो कार्ड इशुइंग बैंक हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो एक डेबिट कार्ड इशू करते हैं तो पर डेबिट कार्ड 1 रुपया, अगर वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो पर क्रेडिट कार्ड जो है 3 रुपया जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि 500 करोड़ के जो फंड में 250 करोड़ आरबीआई देगा, 100 करोड़ जो है कार्ड नेटवर्क्स इंस्टीट्यूशन देंगे और बाकी जो है कार्ड इशुइंग बैंक्स देंगे। अगर डेबिट कार्ड है, पर डेबिट कार्ड 1 रुपया और पर क्रेडिट कार्ड 3 रुपये के हिसाब से जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये कंट्रीब्यूशन जो है जनवरी 31, 2021 तक उनको जो है कलेक्ट कर देना है, वहां पर जमा कर देना है। अब बात करते हैं एक रिकरिंग कंट्रीब्यूशन की। ये तो थी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, एक जो कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन की। अब बात करते हैं रिकरिंग कंट्रीब्यूशन की, जो उस सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे उनमें अगर जो लागत आएगी उसका कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो उसको 2 हिस्सों में बांटा गया। जो कार्ड नेटवर्क्स हैं उनके लिए अलग होगा और जो कार्ड इशुइंग बैंक हैं उनके लिए अलग होगा। तो जो कार्ड नेटवर्क हैं जैसे वीसा, मेस्ट्रो और रुपे कार्ड हैं, इनको टर्नओवर बेसिस पे उनको जो है रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। अगर 1 रुपये का टर्नओवर होता है 1 बेसिस पॉइंट, दैट इज द 0.01 पैसा, तो कार्ड नेटवर्क्स के लिए अगर 1 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है तो 0.01 पैसा जो है उनको जो है कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और वहीं पर कार्ड इशुइंग बैंक्स के लिए है वो टर्नओवर बेसिस पर है। अगर वो डेबिट कार्ड के माध्यम से करते हैं तो 1 रुपये ट्रांजेक्शन के लिए 0.01 पैसा, और अगर क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पर 1 रुपये टर्नओवर के लिए
0.02 पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये रिकरिंग इनकम के तौर पर है। कार्ड नेटवर्क के लिए 1 रुपये का अगर टर्नओवर है तो 0.0 पैसा, और कार्ड इशूइंग बैंक के लिए डेबिट कार्ड है उससे टर्नओवर हो रहा है 1 रुपये का तो 0.01 पैसा, और अगर क्रेडिट कार्ड से हो रहा है तो 0.02 पैसा जो है ये कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ये रिकरिंग कंट्रीब्यूशन है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए किया जाएगा। और अगर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए, मान लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 100 करोड़ हुए और 80 करोड़ का जो टर्नओवर के आधार पर कलेक्शन आया और 20 करोड़ का शॉर्टफॉल आया, तो वो शॉर्टफॉल जो है रिजर्व बैंक पे करेगा। तो रिजर्व बैंक सेल कंट्रीब्यूट ईयरली शॉर्टफॉल इफ एनी, अगर साल भर में कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसको रिजर्व बैंक पे करेगा। तो ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप एक्सपेंसेस है या जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको समझे होंगे कि कॉर्पस का कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, और साथ ही साथ रिकरिंग एक्सपेंसेस का जो कंट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। अब बात करते हैं कलेक्शन मैकेनिज्म की। तो कलेक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा कि कॉर्पस का जो कलेक्शन है वो 31 जनवरी 2021 तक कर देना है, और बाकी जो रिकरिंग जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 31 जनवरी को जो कलेक्शन आएगा वो बेस्ड ऑन 31 दिसंबर तक के जो डाटा है कार्ड बेस हैं उसके आधार पर आएगा, उसके टर्नओवर के आधार पर आएगा। और 31 जुलाई को आएगा वो आएगा 30 जून जो के कार्ड बेस पर आएगा। तो दो तरह का कलेक्शन मैकेनिज्म है, बाई जनवरी 31 बेस्ड ऑन द कार्ड डाटा ऑफ दिसंबर 31, और बाई जुलाई 31 बेस्ड ऑन द कार्ड डाटा ऑफ जून 30। तो 30 जून तक के जो कार्ड है उसका बेस के आधार पर, टर्नओवर के आधार पर उसका जो रिकरिंग जो एक्सपेंसेस है या रिकरिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए, और 31 दिसंबर पर जो कार्ड बेस है उसके टर्नओवर के आधार पर उसका कलेक्शन जो है 31 जनवरी तक आ जाना चाहिए। ये उनका कलेक्शन मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस इसमें कवर किए जाएंगे, कौन से एक्सपेंसेस जो हैं इनमें उनमें सब्सिडी की राशि दी जाएगी। तो जो सब्सिडी है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिए जाएंगे, मतलब जो डिवाइस है स्थापित करने के लिए जो कॉस्ट होता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में जो है सब्सिडी प्रदान की जाएगी, और सब्सिडी जो है हाफ ईयरली बेसिस पर दी जाएगी। सब्सिडी फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडी शैल बी ग्रांटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, और हाफ ईयरली बेसिस पर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। उसमें देखा जाएगा कि जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइस दिए गए हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनका सिलेक्शन किया गया है उनको सब्सिडी के लिए, तो वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मीन्स होगा कि जो एक्सेप्टेंस डिवाइस है वो मिनिमम यूजेस क्राइटेरिया रखा गया, उसमें मिनिमम यूजेस क्राइटेरिया रखा गया है। तो एक्टिव स्टेटस ऑफ एक्सेप्टेंस डिवाइस एंड द मिनिमम यूजेस क्राइटेरिया, आइए जानते हैं यूजेस क्राइटेरिया क्या है। तो जब मिनिमम यूजेस क्राइटेरिया है वो बोला गया है कि कम से कम 50 ट्रांजेक्शन एक 90 दिनों के अंदर 50 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। जहाँ भी एक्सेप्टेंस ऑफ डिवाइस की स्थापना की गई है तो वहाँ पर 90 दिनों में कम से कम उस डिवाइस के माध्यम से 50 ट्रांजेक्शन होंगे तो वो एक्टिव माना जाएगा, मिनिमम यूजेज माना जाएगा। ये तो ट्रांजेक्शन के लिए हो गया। अब होगा कि 90 दिनों में कम से कम 10 दिन उसका इस्तेमाल किया गया हो, वो एक्टिव हो, उसका मिनिमम यूजेज 10 दिन उसका हिट आया हो उसमें, तो ये देखा जाएगा। तो दो कंडीशन है एक्टिव के लिए, पहला कि 90 दिनों में 50 ट्रांजेक्शन हो, और दूसरा 90 दिनों में 10 दिन तक उसको जो है वो यूज किया गया हो। तो द मिनिमम यूजेस शैल बी टर्म एज 50 ट्रांजेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ 90 डेज एंड एक्टिव स्टेटस विल बी मिनिमम यूजेस ऑफ 10 डेज ओवर द 90 डेज पीरियड। तो ये दो महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसे एक्टिव माना जाएगा, और एक्टिव के आधार पर ही उसमें जो हाफ ईयरली बेसिस पर जो सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि उनके जो लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके और इस योजना को जो है सस्टेनेबल बनाया जा सके। अब जो भी सब्सिडी है, जैसे सब्सिडी है फिजिकल के लिए 30% से लेके 50%, और जो डिजिटल पीओएस है उनके लिए 50% से 75% है। तो जो भी सब्सिडी निर्धारित होगी वो सब्सिडी का 75% तो इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा, हाफ ईयरली बेसिस पे इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा, और जो बचा हुआ 25% है उस सब्सिडी का वो देखा जाएगा कि जो 4 क्वार्टर है साल भर के, उस 4 क्वार्टर में से कम 3 क्वार्टर वो एक्टिव हो। एक्टिव का मतलब हमने आप समझा ही है कि 90 दिनों में 50 ट्रांजेक्शन होने चाहिए मिनिमम, और 90 दिनों में 10 दिन वो यूज़ होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि जो भी एलिजिबल होगा सब्सिडी में उसको 75% तो इमीडिएट दे दिया जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ 25% है वो तभी दिया जाएगा जब वो 4 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर एक्टिव हो।
तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस योजना का लाभ लेने के लिए। अब बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर का। तो जो क्लेम प्रोसीजर है, जो भी मर्चेंट हैं वो अपने इशुइंग बैंक के माध्यम से क्लेम करेंगे और वो क्लेम आरबीआई द्वारा रिइंबर्स किया जाएगा और जो एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है उसके माध्यम से उनको प्रदान किया जाएगा। और जो क्लेम है पूरा रिइंबर्समेंट बेसिस पर है। तो द स्कीम इज ऑन रिइंबर्समेंट बेसिस। और इसमें जो मैक्सिमम कास्ट का क्राइटेरिया रखा गया है, अगर फिजिकल पीओएस है, फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल है, तो मैक्सिमम कॉस्ट जो है 10,000 रखा गया है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो मैक्सिमम 10,000 होना चाहिए। द मैक्सिमम कॉस्ट फॉर फिजिकल एक्सेप्टेंस डिवाइस एलिजिबल फॉर सब्सिडी इज ₹10,000 इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट अप टू मैक्सिमम ₹500। तो जो फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल हैं उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो मैक्सिमम 10,000 रखा गया है, जिसमें वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट मैक्सिमम ₹500 शामिल है। तो ये एक पहली कंडीशन है। दूसरा है, अगर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल हैं तो डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल के लिए जो एलिजिबल सब्सिडी है वो ₹300 है मैक्सिमम, और उसमें इंक्लूड किया गया है वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है मैक्सिमम ₹200। सो द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ डिजिटल एक्सेप्टेंस डिवाइस एलिजिबल फॉर सब्सिडी इज ₹300 इंक्लूडिंग वन टाइम ऑपरेटिंग कॉस्ट अप टू मैक्सिमम ₹200। कहने का तात्पर्य है, अगर फिजिकल पीओएस है तो उसमें मैक्सिमम कॉस्ट 10,000 होगा, जिसमें ₹500 वन टाइम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैक्सिमम शामिल है। और अगर डिजिटल पीओएस है तो वहाँ पर 300 होगा, जिसमें मैक्सिमम जो वन टाइम जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो 200 शामिल है। तो ये उनका क्लेम के लिए जो मैक्सिमम सीलिंग है वो रखा गया है। अब बात करते हैं ये क्लेम्स जो हैं किस तरीके से होंगे। जैसे कि हमने बताया था कि फिजिकल पीओएस है तो 30% से लेके 50% तक सब्सिडी दी जाएगी, और जो मोबाइल पीओएस है उसमें 50% से लेके 75% की सब्सिडी दी जाएगी। तो वो किस तरह से दी जाएगी वो देखते हैं। टायर 3 और टायर 4 सेंटर है, मतलब 49,000 से लेके जो 10,000 तक के जनसंख्या वाले एरिया हैं वहाँ पर जो है फिजिकल जो अगर पॉइंट ऑफ सेल है तो वहाँ 30% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर डिजिटल पेमेंट के लिए है तो वहाँ 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर टायर 5 और टायर 6 है तो वहाँ पर अगर फिजिकल पीओएस है तो 40% की सब्सिडी दी जाएगी, और अगर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल है तो 60% की सब्सिडी दी जाएगी। और नॉर्थ ईस्टर्न अगर स्टेट है तो अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल है तो वहाँ पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी, और जो डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल है तो वहाँ पर 75% की सब्सिडी दी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दिया गया है। वो डिफिकल्ट एरिया होते हैं, वहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर अधिक जो सब्सिडी दी गई है, तो वो उनके पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से, सेंटर के हिसाब से ये सब्सिडी बांटी गई है। कि अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल की बात करें और टायर 3 और टायर 4 हैं तो 30%, टायर 5 और टायर 6 है तो 40%, और नॉर्थ स्टेट रीजन है तो 50%। लेकिन अगर वही डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल हैं तो अगर टायर 3 और टायर 4 हैं तो 50%, टायर 5 और टायर 6 हैं तो 60%, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो वो 75%। तो इस तरह का बंटवारा किया गया है क्लेम के लिए। अब बात करते हैं इनके रिएम्बर्समेंट का स्ट्रक्चर। रिएम्बर्समेंट जैसे कि हाफ ईयरली बेसिस पे रिएम्बर्समेंट होगा, और रिएम्बर्समेंट का बताया था 75% जो है इमीडिएट दिया जाएगा, बचा हुआ 25% जो है उनके एक्टिव स्टेटस को देख के दिया जाएगा। कम से कम 4 क्वार्टर में 3 क्वार्टर एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव कैसे होगा कि अगर 90 दिनों में 50 ट्रांजेक्शन हो गए और 90 दिनों में 10 डे यूजेस हुए तो उनको एक्टिव माना जाएगा। लेकिन ये जो है टारगेट अचीवमेंट के साथ भी लिंक कर दिया गया है कि अगर टारगेट अचीव कर रहे हैं तो उनको जो सब्सिडी का कितना एलिजिबिलिटी मिलेगा उसके आधार पर भी है। तो जो लक्ष्य रखे गए हैं अगर वो अपने टारगेट को पूरा करते हैं तो उसके आधार पर जो है सब्सिडी एलिजिबल होगा। जैसे लेस देन 75% अगर यूटिलाइजेशन हुआ या टारगेट अचीव हुआ लेस देन 75% तो सब्सिडी एलिजिबल होगा 90%। अगर 75% से लेके 125% टारगेट अचीव हुआ तो 100% एलिजिबल होंगे, और अगर 125 से ज़्यादा हुए तो 110% जो है एलिजिबल होंगे। तो इस तरह से ये रिएम्बर्समेंट का स्ट्रक्चर रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित किया जाए और उनको यूटिलाइजेशन के लिए भी सस्टेनेबल बनाया जाए कि इस योजना का लाभ जो ले रहे हैं वो उसको यूटिलाइज भी करें और उसको मैदानी तौर पर सार्थक भी बनाएं। तो जो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो पूरी योजना है जिसके बारे में विस्तार से आज हम इस वीडियो में जाने हैं कि पूरे भारत में विभिन्न जगहों में जहां पर रूरल और सेमी अर्बन इलाके में ज़्यादातर जनसंख्या रहती है वहां पर अभी भी कैश का लेन देन ज़्यादा हो रहा है। वहां पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड करने के लिए उन्हें लागत में उनके जो
इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में जो है सब्सिडी प्रदान करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि लोग जो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ चढ़ कर यूज़ करें, क्योंकि नकदी जो लेन देन होते हैं उनमें एक ऑपरेटिंग कास्ट भारी पड़ता है। तो पूरे देश की इकोनॉमी को डिजिटल के रूप में समृद्ध करने के लिए ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो सुविधाएं मुहैया करनी है कठिन से कठिन जगह में, भारत के लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूजन विस्तारित किया गया है उन जगहों में भी ये ऑनलाइन सुविधाएं विस्तारित हों, उसके लिए फंड की स्थापना की गई है, जिसको बोलते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूं कि PIDF के बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बैंकिंग से जुड़े हुए नए नए योजनाओं को लेकर हम लोग इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं। जी हाँ, एक कठिन दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। एक तो इम्तहान का दौर है, एक अपनी सफलता का इम्तहान का दौर है, और एक ज़िंदगी के इम्तहान का दौर है। बहुत ही कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारा विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है अपना और अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का। जी हाँ, जल्दी ही लौटेंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। जी हाँ, जल्दी ही लौटेंगी खुशियाँ, अभी कुछ गमों का शोर है। ज़रा संभल के रहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये इम्तहानों का दौर है, इम्तहानों का दौर है, इम्तहानों का दौर है। जी हाँ, मुझे आशा है कि आप सभी अपने मजबूत हौसले से, अपने इरादों से, अपने उत्साह से इस कठिन चुनौती को पार करेंगे और जीवन के हर एक इम्तहान का सामना सफलता के रूप में करेंगे। आप सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच।